Welcome to another video from lecture series of atomic spectra. In this video, we are going to discuss inner shell transitions, and then in the light of inner shell transitions, we are going to discuss characteristic and Bremsstrahlung X-rays. Then we'll look at the experimental setup for the production of X-rays, and then we'll briefly discuss the uses and properties of X-rays. So far, we've seen that whenever electron in an atom absorbs the radiation of a certain frequency, it makes transition to the higher level. And जब वो higher level में है तो फिर it releases this excess amount of energy and transitions to a lower state. अब वो जो energy emit out करेगा वो exactly वही होगी जो energy उसने absorb की थी. Given that the electron is making transition between the same levels, यानी अगर पहले 2 से 3 में आया था तो अब वापस 3 से 2 में जाने के लिए वो वही exact radiation emit करेगा जो उसने absorb की थी, right? अभी तक वी डिस्कस्ड लाइटर एलिमेंट्स, खास तौर पे हमने हाइड्रोजन को डिस्कस किया है। हमने कहा कि हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी 13.6 है, सेकंड के लिए भी हैव 3.4 एंड देन सो ऑन। और फिर हमने कहा जब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से किसी दूसरे में ट्रांजिशन देता है तो जो रेडिएशन होती है वो स्पेक्ट्रल सीरीज है, राइट? जिसमें हमने पढ़ा कि हो सकता है ट्रांजिशन के रिजल्ट में जो रेडिएशन एमिट आउट हो वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करे, जैसे पैशन, ब्रैकेट और फंड सीरीज में थी। हो सकता है वो इमिटेड रेडिएशन की एनर्जी इतनी हो कि वो विजिबल रेंज में लाई करे, जैसे बामर सीरीज में थी। या बहुत भी हुआ जो हाईएस्ट एनर्जी की रेडिएशन हाइड्रोजन में या किसी भी लाइटर एलिमेंट में इमिट आउट हो भी गई, वो भी अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रही थी, राइट? बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी रेडिएशन जिनकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी ज्यादा है या जिनकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी कम है। जब हम हेवियर एलिमेंट्स की बात करते हैं, ऑफ कोर्स दो एलिमेंट्स के दरमियान अगर हम कंपेयर करें तो उनके एनर्जी लेवल्स की सेपरेशन सेम नहीं होती, राइट? जैसे अगर हाइड्रोजन के पहले और दूसरे लेवल के दरमियान जो सेपरेशन थी इट वाज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट? हीलियम, लिथियम, सोडियम या किसी भी और एटम के एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो एग्जैक्ट सेम नहीं होगी, राइट? दिस वुड वेरी। जब हम किसी हैवी एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो एनर्जी सेपरेशन है वो इतनी ज्यादा होती है कि जो यहाँ पर ट्रांजिशन के रिजल्ट में फोटोन एमिट आउट होता है उसकी भी एनर्जी फिर यकीनन ज्यादा होती है एंड कॉन्सिक्वेंटली उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। These short wavelength radiations are called X-rays and यहाँ पे we'll mention K, L, M, N and O shells। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फर्स्ट ऑर्बिट पढ़ते थे, हम कहते थे n equal 1 corresponds to first orbit, 2 corresponds to second orbit। यहाँ पर हम कहेंगे K shell, इसका मतलब है the shell that is closest to the nucleus, right? The very first shell, the very first orbit। L shell yani the orbit next to K shell, right? Yani the second shell around the nucleus and then so on. In heavy elements, electrons are assumed to be arranged in concentric shells labeled as K, L, M, N, O, etc. with K being closest to the nucleus. Inner shell electrons, they are tightly bound क्योंकि they are closest to the nucleus and nucleus का जो potential है वो फिर इन पर ज़्यादा लगता है. Therefore, high amount of energy is required to displace these electrons. Transition in inner shells in atom gives rise to emission of high energy photons or X-rays. These emitted photons correspond to the specific wavelengths or frequencies which are the characteristic of element and therefore they are called characteristic X-ray. हैवी एलिमेंट में क्योंकि डिफरेंस ऑफ एनर्जी ज्यादा है, ट्रांजिशन से ज्यादा एनर्जी का फोटोन एमिट आउट होता है, ये ज्यादा एनर्जी का फोटोन हम एक्स-रे के नाम से जानते हैं, राइट? लेट्स जस्ट लुक एट दीज ट्रांजिशंस। होता क्या है, फॉर सपोज यू हैव अ वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, आपने एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करवाया एटम पर, राइट? दिस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन may strike the electron in the inner shell of the atom and वो इस इलेक्ट्रॉन को डिसलोकेट कर सकता है, राइट? रिजल्ट में क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स डिसलोकेटेड, इट वुड लीव द एटम एंड ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था ये भी किसी सर्टेन एंगल पर स्कैटर हो जाएगा, but you can see here that a vacancy has been created in the inner shell of this atom, right? In order to fill this vacancy, an electron from the next level might transition
राइट। यहाँ पर जो एल शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो इस के की वैकेंसी को फिल करने के लिए ट्रांजिशन देगा, लोअर लेवल में आ जाएगा। बट देन हमें तो पता है के की एनर्जी लेस है एज कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ एल शेल, राइट। तो अब जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन के पास, दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू radiate this energy in the form of photon. This high energy photon is called X-ray photon और उसकी एनर्जी क्या होगी, whatever is the difference of energy between these two levels, right? Energy E1 minus energy E2, right? फिर जरूरी तो नहीं है कि K की वैकेंसी को फिल करने के लिए L का ही इलेक्ट्रॉन है। इट माइट बी पॉसिबल कि इस K की वैकेंसी को फिल करने के लिए L के बजाय M शेल का कोई इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन, राइट। उस केस में जो एनर्जी एमिट होगी, जो फोटोन एमिट होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ दीज टू लेवल्स, राइट। सो यू विल गेट फोटोन ऑफ एनर्जी E2 minus E1, राइट, इवन ग्रेटर एनर्जी, एंड रिजल्ट में हाई एनर्जी का एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। लाइक हो सकता है एन लेवल का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दे, राइट। इन ट्रांजिशंस को फिर हमने लेबल किया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दे रहा है के लेवल की वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो वी सेड कि विल मेंशन दिस स्पेक्ट्रल लाइन विद के, राइट। लेकिन फिर इट डिपेंड्स कि के की वैकेंसी को फिल करने के लिए एल का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एम का या एन का। तो फिर इसके हिसाब से वी एडेड सबस्क्रिप्ट्स टू दीज के इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश कि के की वैकेंसी को फिल करने के लिए किस लेवल का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दे रहा है। लेट्स जस्ट सी कि हमने कैसे डिफरेंशिएट किया हुआ इनको, क्या सिंबल हम यूज करते हैं। This right here is the representation which I feel is enough for you to understand कि हम इन spectral lines को कैसे present करते हैं, right? See, n equal 1 K shell, n equal 2 L shell, n equal 3 M shell and so on. Now see, अगर K की वैकेंसी को फिल करने के लिए यानी कोई इलेक्ट्रॉन K लेवल में आ रहा है ट्रांजिशन देकर, तो see these transitions will be labeled as K. इन spectral lines को हम K से शो करेंगे। But if this vacancy is being filled by the electron present in the very next level to K, that is L shell, so this spectral line will refer to as K alpha. लेकिन अगर उससे भी नेक्स्ट लेवल यानी M से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दे रहा है इस K की वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो दिस स्पेक्ट्रल लाइन विल बी लेबल्ड एज K बीटा। अगर उससे भी कोई नेक्स्ट लेवल दैट इज N शेल से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दे रहा है, तो दिस स्पेक्ट्रल लाइन विल बी लेबल्ड एज K gamma, K sigma, K epsilon and so on. Then for suppose वो जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था उसने वैकेंसी K में नहीं L शेल के इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज करके L में वैकेंसी जनरेट की, right? And if this vacancy is being filled by an electron which resides in M shell, तो फिर इस स्पेक्ट्रल लाइन को हम लेबल करेंगे L alpha से, L to show कि L लेवल की वैकेंसी is being filled, alpha to show that this vacancy is being filled from the very next level to L, which in this case is M shell, right? और अगर उससे भी नेक्स्ट लेवल का इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल कर रहा है, so we'll label this spectral line as K beat, L beta, L gamma, L sigma and so on. Same goes here. M shell की वैकेंसी अगर N shell का इलेक्ट्रॉन फिल करता है, we'll label it as M alpha, then we have M beta and M gamma. Likewise, we have N alpha and N beta. And this diagram here represents the same thing. The only difference is the arrangement of orbits, right? Because we know that they are circular in nature, apparently. Let's just see. ठीक है, ये आ गई हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ्स को भी तो कंपेयर करते हैं, जैसे वी कंपेयर्ड इट इन लाइमन, बार्मर, टास्टन, ब्रैकेट एंड फन सीरीज। हाइड्रोजन के लिए हमने कंपेयर किया था कि अच्छा लाइमन के मुकाबले में बार्मर की स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं इनकी वेवलेंथ में क्या डिफरेंस है। और अगर हम लाइमन सीरीज में ही रहते हुए बात करें तो लाइमन की डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ्स का आपस में क्या ट्रेंड है, राइट। लेट्स जस्ट सी दी सेम ट्रेंड हियर। उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए इन लेवल्स के एनर्जीज एंड उनके एनर्जी डिफरेंसेस। ऑफ कोर्स this right here is of course the same diagram but labeled with the energies and all. हमें पता है एटम्स में डिफरेंट लेवल्स की डिफरेंट एनर्जीज है। हाइड्रोजन के लिए तो हमने उसका एक जनरल एक्सप्रेशन देख लिया। वी सॉ के जो भी एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, राइट, विल गिव अस द एनर्जी ऑफ दैट कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल। अभी हम हाइड्रोजन की नहीं किसी हैवी एलिमेंट की बात करें तो ऑफ कोर्स इस एलिमेंट में भी फिर डिफरेंट लेवल की एनर्जी डिफरेंट होगी। एंड देन ऑफ कोर्स
हाइड्रोजन के मुकाबले में डिफरेंट वैल्यूज होंगी हमारे पास। लेकिन वन थिंग फॉर श्योर, जो भी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है उसके मुकाबले में फर्स्ट लेवल की एनर्जी कम होगी, सेकंड की एनर्जी मजीद कम, थर्ड की और कम, एंड सो ऑन। अच्छा, कम वी आर सेइंग इन दी टर्म्स ऑफ नेगेटिव साइन विद देम, राइट। यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट टू लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी सेपरेशन है वो ज्यादा होगा, सेकंड और थर्ड के दरमियान थोड़ा कम सेपरेशन, थर्ड और फोर्थ के दरमियान और कम, एंड सो ऑन। तो हमें कोई वैल्यूज कंसिडर करनी थी बिकॉज हमने यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट कंसिडर नहीं किया था। तो आई एम गोइंग टू कैरी ऑन दिस डिस्कशन with hydrogen की energies, right? Because the trend remains the same. Let's just see. First level की energy 13.6, second की energy 13.6 divided by 2 square, that is 3.4. Third के लिए 13.6 divided by 9, fourth के लिए 13.6 divided by 16, and so on. So यहाँ पर हमारे पास different levels की energies आ गई. Then first और second level के दरमियान energy separation क्या है? This energy minus this energy. You'll get 10.2 electron volts. देन सेकंड और थर्ड के दरमियान अगर आप एनर्जी सेपरेशन निकालें इन दोनों की एनर्जीज का डिफरेंस लेकर, तो you'll end up getting 1.89. See, these two energy levels are closer to each other. That is why we say that the separation between the energy levels keeps on decreasing as we go away from nucleus. And therefore it is obvious कि सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल पर जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन देगा तो वो हाई एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, राइट। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकेंड लेवल में ट्रांजिशन देगा तो अब वो कंपेरेटिवली लो एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। जब वो थर्ड से सेकेंड लेवल में ट्रांजिशन देगा तो मजीद लो एनर्जी का फोटोन फोर्थ से थर्ड में, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखकर हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस प्लेज क्रूशियल रोल इन लोकेटिंग दी स्पेक्ट्रल लाइंस। पहले कंसिडर करते हैं के सीरीज को, राइट। के अल्फा यानी एल शेल के इलेक्ट्रॉन ने के में ट्रांजिशन दी है। व्हाट वुड बी द एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन? एनर्जी ऑफ एल शेल दैट इज 3.4 and energy of K shell that is 13.6, in दोनों का difference which is 10.2 electron volts. 10.2 electron volts का photon emit out होगा, and then of course इसकी कुछ ना कुछ frequency होगी and कुछ wavelength होगी. लेकिन when we consider K beta, that is vacancy in K shell is being filled by an electron from M shell. अब देखें what would be the energy of this photon? Whatever is the difference of energy in these two shells, right? Energy of K shell 13.6 minus energy of M shell that is 1.5. इसका मतलब है इस ट्रांजिशन के रिजल्ट में जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी will be 12.1 electron volts, and clearly this energy of K beta is greater than K alpha. इसका मतलब है K beta की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी K alpha से, या we can say कि K beta की वेवलेंथ कम होगी K alpha से। सेम गोज हियर, K gamma N शेल में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दे रहा है K शेल से डिसलॉज हुए हुए इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी फिल करने के लिए। कौन सा फोटोन एमिट होगा? उसकी एनर्जी will be the difference in the energy of these two levels, 13.6 minus 0.85. This is 12.75. इसका मतलब है this figure right here suggests that within the series, जब हम के सीरीज को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे जैसे हम हायर लेवल के ट्रांजिशन की बात करेंगे एनर्जी डिफरेंस would keep on increasing and consequently wavelength would keep on decreasing, because we know that E equals h nu, but this E equals hc over lambda. That is, energy and wavelength are inversely related to each other. How do we locate these wavelengths in this diagram right here, right? This graph right here. See, this graph right here is between the intensity of the emitted radiation, that is on y-axis, and on x-axis we have wavelength of these spectral lines. This right here suggests कि जो भी K series की wavelength है इसमें K alpha की क्योंकि energy कम थी इसीलिए उसकी wavelength is greater, and K beta में energy difference increase हो गया था. In other words, wavelength of the spectral line reduced. See, पहले K beta आ रही है and then you can see K alpha here. Then how about कोई दूसरी series? How about L series, M series, and so on? Let's just see here again. Now if we are to consider this L
सीरीज, इसका मतलब है L की वैकेंसी फिल हो रही, सेकेंड शेल का इलेक्ट्रॉन डिसलॉज किया गया था। When we talk about L alpha, इसका मतलब है vacancy in L shell is being filled by an electron in M shell, right? So इस transition के result में जो photon emit होगा उसकी energy क्या होगी? Whatever is the difference between the energy of these two levels. यही बात थी ना जो नील्स बोर की theory का postulate थी, right? Quantization of energy में. So we'll say इसकी एनर्जी है 3.4, एनर्जी ऑफ एम शेल इज 1.51, तो इस ट्रांजिशन के रिजल्ट में जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी विल बी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. How about L beta? That is, vacancy of L shell is being filled by an electron from N shell. क्या होगी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी? Whatever is the difference in energy of these two levels, that is 2.55. Then 2.86 for L gamma, 3.03 for L sigma, and so on. So we saw कि same trend follow हो रहा है. एक स्पेक्ट्रल सीरीज में रहते हुए जब आप हायर ट्रांजिशंस की बात करते हैं तो डिफरेंस इन एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इसीलिए वेवलेंथ कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. The same trend is observed here. जब मैं L सीरीज की बात करती हूँ तो उसमें भी L अल्फा सबसे एंड में आती है, उससे पहले L बीटा आ जाती है एंड देन उससे पहले L गामा है, right? Let's just compare now K, L, M and all these series. इनका रिलेशन कैसा है? See, जो मेरे पास K के लिए डिफरेंसेस आ रहे हैं 10 से 13 की रेंज में लाई कर रहे हैं, राइट? लेकिन जब L सीरीज के एनर्जी डिफरेंसेस को हम कंसिडर करें तो एनर्जी डिफरेंसेस क्या है? 1.89 से 3.03 के दरमियान. Collectively, these differences in energies are smaller than that for L series. In other words, हम कहेंगे L spectral lines में energies smaller हैं या फिर हम कह सकते हैं कि wavelengths greater हैं. This is the reason कि जब आप ग्राफ में इसको लोकेट करते हैं तो K की वेवलेंथ्स पहले आती हैं being smaller and then उसके बाद L spectral lines जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम M को प्रेजेंट कर रहे होते हैं यहाँ पर तो यकीनन L के भी बाद आती and then so on. This is how you represent these spectral lines in these graphs here. ये जो spectral lines हैं that correspond to the specific energy levels के दरमियान का difference. These energies or these spectral lines are called characteristics, right? Because they are the characteristic of element जो भी element under consideration है, right? यानी अगर aluminium के लिए K alpha की कोई wavelength आई है तो copper के लिए यही same wavelength नहीं आएगी, right? So these spectral lines, these wavelengths and frequencies are the characteristics of elements under consideration. Therefore, they are called characteristic X-rays. इसके अलावा we have Bremsstrahlung X-rays as well, because आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ spikes नहीं है हमारे पास, इन spikes के साथ कुछ background भी है, ये कुछ continuous background भी हमें दिख रहा है. अब देखते हैं इन continuous background के पीछे reason क्या है, right? उससे पहले this diagram right here suggests कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज कर भी दिया गया है तो इसकी ट्रांजिशन को इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए अगर नेक्स्ट लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो ये रेडिएशन एमिट हो गई, राइट? फिर इस सेकंड लेवल में भी तो कोई ना कोई वैकेंसी अपीयर हो गई है, अब उसको फिल करने के लिए कोई एम शेल से इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट? इस ट्रांजिशन के रिजल्ट में फिर कोई रेडिएशन एमिट हुई, अब यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, उसको नेक्स्ट ने फिल किया, फिर कोई रेडिएशन एमिट हुई एंड सो ऑन. The point to be noted in this figure is जो हमारे पास रेडिएशन एमिट हो रही हैं इनकी वेवलेंथ में डिफरेंस है, राइट? जो इनर शेल की ट्रांजिशन से रेडिएशन एमिट हो रही थी उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ थी, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस तो ये वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इन अदर वर्ड्स एनर्जी decrease हो रही है, and which makes sense because we've seen as we go away from the nucleus तो separation between the energy levels keeps on decreasing, इसीलिए जो रेडिएशन एमिट होती है उसकी वेवलेंथ keeps on increasing, right? Before we get start with the Bremsstrahlung X-rays, उससे पहले जरा हम देख लेते हैं ये जो हम characteristic X-rays कह रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि हर एलिमेंट के लिए ये जो स्पाइक्स हैं, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इनकी अपनी कुछ डिफरेंट वैल्यूज होती हैं. How do we compare them? This right here is a graph for two different materials. We have material A, उसके लिए X-ray spectroscopy का ये रिजल्ट आ गया, and then we have कोई material B, उसके लिए X-ray spectroscopy का ये रिजल्ट आ गया. And you can see right here कि material A के लिए जो मेरे पास K
स्पेक्ट्रल लाइन है वो किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए आ रही है, बट दिस स्पेक्ट्रल लाइन डिफर्स फॉर मटेरियल बी, right? And same goes for L spectral line. This is how we differentiate the materials X-ray spectroscopy के जरिए, right? Now let's just discuss Bremsstrahlung. जरूरी तो नहीं है कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो किसी इलेक्ट्रॉन को ही एनकाउंटर करे और वो उस इलेक्ट्रॉन को डिसलोकेट करवा दे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को एनकाउंटर ना करे, वो बस न्यूक्लियस की विसिनिटी में से पास होता हुआ गुजर जाए, राइट? लेकिन क्या प्रॉब्लम है न्यूक्लियस की विसिनिटी में से पास होते हुए गुजरते हुए? This electron right here is a charged particle. It has negative charge on it. This nucleus right here is also a charged body with a positive charge on it. इसका मतलब है जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो ये स्ट्रेट नहीं गुजर सकता ड्यू टू कूलम्स अट्रैक्शन. This electron is bound to change its trajectory while moving close to the nucleus, right? ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स की वजह से न्यूक्लियस के पास से गुजरते हुए डीसैलरेट हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स इसकी अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो जब ये डीसैलरेट होगा तो इसकी किनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. बट वी हैव हर्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सो मेनी टाइम्स. इसका मतलब है एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं होती है. तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दिस एनर्जी would be utilized in another form of energy, which in this case is radiation, right? Because electromagnetic theory में रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से मसला ही क्या था? Because electromagnetic theory suggest करती है whenever a charged particle decelerates तो फिर वो रेडिएशन emit करता है. Same goes here. This electron being a charged particle when decelerates due to the attraction of nucleus, it emits radiation. अब वो रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी? बिकॉज यहाँ पर तो कोई फिक्स एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व नहीं है. The trick right here is डिफरेंट एनर्जीज की रेडिएशन एमिट होगी डिपेंडिंग ऑन वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितने करीब से गुजर रहा है, राइट? अगर वो न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पर पास हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ डीसैलरेशन देगा, उसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी की रेडिएशन एमिट आउट हो जाएगी. अगर वो न्यूक्लियस से थोड़ा क्लोज पास हो रहा है तो इसका मतलब है अब वो ज्यादा डीसैलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, रिजल्ट में उसकी किनेटिक एनर्जी में ज्यादा कमी आएगी. इन अदर वर्ड्स जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. अगेन दिस एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड्स टू एक्सरे, क्योंकि अगेन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट? सो वी से कि डिफरेंट पोजीशन पे जब इलेक्ट्रॉन डीसैलरेट होगा तो डिफरेंट एनर्जीज की वो रेडिएशन एमिट करेगा. उस एनर्जी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, उस एनर्जी की अपनी एक रेंज होती है, राइट? वो रेंज यहाँ बैकग्राउंड कंटिन्यूअस बैकग्राउंड के तौर पर रिप्रेजेंटेड है. बट यू सी के बैकग्राउंड तो चले कंटिन्यूअस है, लेकिन इस ब्रेमस्ट्रलॉन्ग रेडिएशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट है. ये स्टार्टिंग पॉइंट ये फिगर बता रही है कि दो अलग अलग मटेरियल्स के लिए भी सेम है. हाउ सो? ये जो हमारे पास कट ऑफ वेवलेंथ है ये मिनिमम वेवलेंथ है जो किसी स्पेसिफिक एटम से इलेक्ट्रॉन की डीसैलरेशन में एमिट आउट हो सकता है. दिस डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी जो हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन एमिट हो रही है, ज्यादा से ज्यादा ब्रेमस्ट्रलॉन्ग एक्सरे किस एनर्जी की एमिट हो सकती है? लाइक मेरे पास एक्सट्रीम केस कौन सा होगा? वो एक्सट्रीम केस जिसमें मैं कहूंगी इलेक्ट्रॉन ने अपनी सारी की सारी एनर्जी डीसैलरेशन में लूज कर दी एंड वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर आ गया, राइट? इसका मतलब है मैक्सिमम एनर्जी जो एमिट आउट हो सकती है इट वुड इक्वल द किनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? सो दिस वेवलेंथ राइट हियर कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी इक्वल टू दी किनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? सो अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन को किसी स्पेसिफिक एनर्जी लेट्स से 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर जो है एक्सेलरेट करवाती हूँ, राइट? तो अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को किसी ए मटेरियल पर इंसिडेंट करवाऊं तो जो मेरे पास एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ आएगा, या मैं किसी बी मटेरियल पर इंसिडेंट करवाऊं तो जो मेरे पास एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ आएगा. दोनों की स्पाइक्स में फर्क आ सकता है बट दोनों का इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम रहेगा. This depends on the kinetic energy of incident electron. So this graph right here shows characteristic X-rays with these spikes and then Bremsstrahlung X-rays with these continuous background. This right here is the experimental setup for producing X-rays.
This filament produces electrons by the process of thermionic emission when low voltage is applied across this filament. Then, to accelerate these emitted electrons, a potential difference has been created here by using this high voltage source, where this serves as the cathode and this target material serves as anode. These electrons, being negative in nature, being negative in charge, are accelerated towards this anode, this tungsten disc right here, which serves as the target material. This target material here is placed at a certain angle and it is not exactly perpendicular to the incident electrons. And why is this so? So that the emitted X-rays are directed at this window in this evacuated glass tube, because only this region will allow the X-rays to pass through the tube, whereas rest of the tube will not allow the emitted photons to pass through. Now, when these high energy electrons, अब इनकी energy क्या होगी? Whatever is the product of the applied voltage and the charge on electron, because this is the formula for kinetic energy, right? So depending on कितना voltage यहाँ पर apply किया गया था, these electrons will have certain kinetic energy, and when these high energy electrons will strike this target material, तो फिर किसी भी process से X-rays will be emitted. हो सकता है कि the incident electron would have dislodged the inner electron और फिर कोई characteristic X-ray आई हो orbital transition के result में, या फिर ये भी पॉसिबल है कि वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चार्ज से डीसैलरेट होता हुआ कुछ रेडिएशन एमिट कर गया हो, जिसको हम ब्रेमस्ट्रोलॉन्ग या ब्रेकिंग रेडिएशंस भी कहते हैं. Once emitted, as mentioned earlier, these radiations will be allowed to pass through this window, and then we can use these X-rays for whatever practical purposes we want it for. And क्योंकि बहुत high energy के electrons इस मेटल पर इंसिडेंट हो रहे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स हीटिंग इफेक्ट भी होगा, और उस हीटिंग इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए, कूलिंग के लिए, वी हैव अ सिस्टम हियर, दैट इज वी हैव दिस कूलिंग ऑयल हियर व्हिच मेक्स श्योर कि दिस मटेरियल डज नॉट मेल्ट एंड हीट इज कैरीड अवे. Then this figure right here shows कि जब एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई और फिर किसी हायर लेवल के इलेक्ट्रॉन ने उस वैकेंसी को फिल भी कर दिया और रिजल्ट में एक्सेस ऑफ एनर्जी को फोटोन के तौर पे इमिट भी कर दिया, तो हो सकता है हमें यही फोटोन रिजल्ट में मिल जाए. लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि वो फोटोन इन इट्स वे आउट ऑफ द एटम उस एटम के किसी और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से एनकाउंटर कर जाए और वो उस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज कर दे और रिजल्ट में हमें फोटोन के बजाय ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाए, right? This process is called Auger effect, and this electron is called Auger electron, just so you know. Then your learning objective includes properties of X-rays. X-rays की क्या properties हो सकती हैं? They are high energy electromagnetic radiations with their wavelength ranging till 10 nanometer, and क्योंकि ये electromagnetic spectrum का part है, तो इनकी speed वही है जो speed of light है, and ये डेंसिटी डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन देती हैं, यानी जिन मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होती है उनमें ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं ज़्यादा जल्दी, और जिनकी डेंसिटी कम होती है उनसे ये ज़्यादा पेनिट्रेशन दे जाती हैं. What would be the uses of X-rays? पहले तो they are used in detection of cracks. This right here is the source of X-ray. एंड जब ये एक्स-रेज इस हाथ से पास होते हुए गुजर रही हैं, ऑफ कोर्स हमें पता है यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यूज भी हैं, यहाँ पर बोन्स भी हैं. एक्स-रेज डेंसिटी डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन देती हैं. जो बोन्स हैं इनकी डेंसिटी ऑफ कोर्स हायर है, यहाँ पर एक्स-रे ग्रेटर अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाएंगी. इन अदर वर्ड्स, जो इसका शैडो है स्क्रीन पर, वहां पर बोनी एरियाज में एक्स-रे का एक्सपोजर बहुत कम होगा सामने स्क्रीन पर, राइट? लेकिन जो सॉफ्ट टिश्यूज वाले एरियाज हैं या जहाँ पर फ्लैश और सॉफ्ट टिश्यूज मौजूद ही नहीं है, वहां से एक्स-रेज पास हो जाएंगी आसानी से, एंड स्क्रीन पर उस रीजन पे ग्रेटर एक्सपोजर होगा. एक्सपोजर रिप्रेजेंट्स दी डार्कनेस हियर. जिस रीजन में ज्यादा एक्सपोजर होगा स्क्रीन पर वहां पर डार्क रीजन मिलेगा आपको, एंड जहां पर बहुत कम एक्सपोजर होगा या एक्सपोजर होगा ही नहीं वहां पर ये ब्राइट रीजन्स मिलेंगे. This is how we can detect the cracks. This is how we can detect the fractures. The next application is in tumor diagnosis. Um, we have this widely used system of computerized axial tomography that we call CAT, and the instrument which is used is called CAT scanner. CAT scanner में क्या होता है? We have a source which produces X-rays, and then we have a subject here, a human body, and then यहाँ पे we have an array containing hundreds of detectors.
सोर्स से रेडिएशन एमिट आउट होती है, सब्जेक्ट से पास होती हुई सामने डिटेक्टर पर रेडिएशन डिटेक्ट हो जाती है, राइट? एंड दिस एरे, दैट इज दिस सोर्स एंड दिस डिटेक्टर, कीप्स ऑन रोटेटिंग। रोटेशन की मदद से डिफरेंट एंगल्स पर सब्जेक्ट से रेडिएशन पास होने पर डेंसिटी के हिसाब से रेडिएशन का डेटा रिकॉर्ड हो जाता है, and then this data is electronically processed and an image is reconstructed. This image represents the difference in densities of this subject, and उस difference in density को देखकर we can detect the presence and even the position of tumor inside the body. फिर वी हैव बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। एक्सरे सिर्फ ट्यूमर को डायग्नोस या लोकेट करने के लिए नहीं यूज होती। एक्सरेज हमने पढ़ा है दे आर हाई एनर्जी रेडिएशंस, इसलिए आपकी बॉडी में जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए, राइट, उनको डैमेज करने के लिए भी एक्सरेज यूज होती हैं, बिकॉज ट्यूमर सेल्स आर मोर prone to breakage due to incident high energy radiations। तो जब ये किसी भी एबनॉर्मल सेल्स पर इंसिडेंट होती हैं तो उन एबनॉर्मल सेल्स को डैमेज कर देती हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एबनॉर्मल सेल्स को ही डैमेज करती हैं, जब नॉर्मल सेल्स एक्सरेज से एक्सपोज होते हैं तो वो भी डैमेज एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए यू माइट हैव हर्ड ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर। जब नॉर्मल सेल्स बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं रेडिएशन से विद दीज एक्सरेज, दी हाई एनर्जी रेडिएशंस, तो फिर वो भी एबनॉर्मली डिवाइड होने लगते हैं, वो भी एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं, एंड देन दिस माइट लीड टू दी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज इन दी ऑफस्प्रिंग्स एज वेल। This is where we end this. In this lecture, we've discussed inner shell transitions. Uske baad we've seen characteristic X-rays due to the orbital transitions. Then we discussed the continuous या जो Bremsstrahlung X-rays हैं हमारे पास due to deceleration of electron in the vicinity of nucleus. Then we've seen the experimental setup for the production of X-rays, and then lastly we discussed the properties and the uses of X-rays. Let's just end this lecture here. Till the next video. Allah Hafiz.